Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our 10th lecture of graph theory and its application. This is our outline of today's lecture. We will discuss isomorphic graphs. Isomorphic graphs क्या होते हैं, क्या उनकी फॉर्मल डेफिनेशन है, कुछ एग्जांपल, कुछ थ्योरम और उसके बाद हम एक्सरसाइज जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे. आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर. शुरू के कुछ लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दो ग्राफ जी और एच जो हैं वो इक्वल होंगे, उनको हम इक्वल कहेंगे अगर उनके सेट ऑफ वर्टिसेस और उनके सेट ऑफ एजेस जो हैं वो इक्वल होंगे. सेट ऑफ वर्टिसेस और सेट ऑफ एजेस के इक्वल होने का मतलब ये है कि उनके अंदर जो वर्टिसेस की तादाद है और उनकी जो लेबलिंग है वो सेम है. तो अगर सेट ऑफ वर्टिसेस इक्वल हैं, सेट ऑफ एजेस इक्वल हैं, तो हम इन दो ग्राफ जी और एच को इक्वल ग्राफ कहेंगे. इसी तरह हम इनफॉर्मल वे में अगर डेफिनेशन करें आइसोमॉर्फिक ग्राफ की, तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ का मतलब है कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा. ऐसे ग्राफ, दो ग्राफ जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, उसको हम आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहेंगे और उनको हम G इक्वल H जो है वो उससे इंडिकेट करेंगे. ये हमारे पास एक इनफॉर्मल अभी इसकी हम डेफिनेशन जो है वो उनको डिस्कस कर रहे हैं. दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि G इज इक्वल टू H, यानी G और H जो है वो ग्राफ इक्वल ग्राफ हैं इफ द वर्टिसेस ऑफ G एंड H कैन बी लेबल्ड टू प्रोड्यूस टू इक्वल ग्राफ्स. मतलब कि अगर हम G और H के जो वर्टिसेस हैं उनको हम रीलेबल इस तरह कर सकें कि ये दोनों ग्राफ इक्वल ग्राफ बन जाएं, तो हम कहेंगे कि G और H जो हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं, इक्वल हैं. ये हमारे पास एक इनफॉर्मल से डेफिनेशन है कि हम ग्राफ जो हैं उनके वर्टिसेस को लेबल करें, या अगर लेबल हैं तो हम उनको रीलेबल कर दें इस तरह के उनको सेट ऑफ वर्टिसेस जो हैं वो इक्वल हो जाएं, सेट ऑफ एजेस जो हैं वो इक्वल हो जाएं, तो हम ग्राफ्स को इक्वल या आइसोमॉर्फिक कहेंगे. हमारे पास आपको यहाँ पे स्क्रीन पे तीन ग्राफ नजर आ रहे हैं, H1, H2 एंड H3. आप देख सकते हैं कि इनकी लेबलिंग जो है वो डिफरेंट है, और अगर बज़ाहिर हम देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये तीनों ग्राफ जो हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि इनकी शेप जो है वो डिफरेंट हमें लग रही है. अगले वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि ये ग्राफ जो हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है. ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा. आइसोमॉर्फिक ग्राफ का मतलब है कि दोनों ग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए. अगर स्ट्रक्चर सेम होगा तो डेफिनेटली उनकी जो बाकी मानदा प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी. कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं अगर हम उनमें से कुछ डिस्कस करें? नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस, ग्राफ का डायामीटर, वर्टिसेस की डिग्री, वर्टिसेस के अंदर जो है वो 1 डिग्री वाले वर्टिसेस की तादाद, 2 डिग्री वाले वर्टिसेस की तादाद, ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होनी चाहिए, वो सेम होंगी, क्योंकि हमारा जो आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं उनका स्ट्रक्चर सेम है. तो ये हमारे पास अभी इसकी इनफॉर्मल सी डेफिनेशन थी. अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास दो लेबल्ड ग्राफ्स हैं. ठीक है, लेबल्ड ग्राफ्स हैं. लेबल्ड का मतलब वर्टिसेस को हमने नाम दिए हुए हैं G एंड H. दो ग्राफ G और H को हम आइसोमॉर्फिक कहेंगे अगर पहली कंडीशन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वर्टेक्स सेट ऑफ G से वर्टेक्स सेट ऑफ H के ऊपर जो कि 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस को सेटिस्फाई करता होगा. 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस का मतलब क्या है कि हमारा जो ये फंक्शन है इसको 1-1 होना चाहिए n on 2. ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि वर्टेक्स सेट ऑफ G से वर्टेक्स सेट H तक हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करे. इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि UV एक एज G में है, UV अगर G में एक एज मौजूद है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एज जो है वो H ग्राफ में मौजूद होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन. आप देख सकते हैं फाई ऑफ U और फाई ऑफ V इज मेकिंग एन एज इन H ग्राफ. तो ये दो कंडीशंस हैं. अगर ये दो कंडीशन, दो ग्राफ जो है वो फुलफिल कर रहे होंगे तो हम उनको कहेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं. और अगर कोई फंक्शन इन दो प्रॉपर्टीज को, इन दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to H, फ्रॉम ग्राफ G to H. और जो ग्राफ्स होंगे उनको हम कहेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं, और नोटेशन हमारे पास क्या होगी? G इज आइसोमॉर्फिक टू H. ये हमारे पास नोटेशन आ जाएगी.
अगर दो ग्राफ जो है वो नॉन आइसोमॉर्फिक है, वो आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो हम उनको कहेंगे कि ये नॉन आइसोमॉर्फिक है, और उसके लिए हमारे पास नोटेशन जो है वो ये हमारे पास नोटेशन होगी। तो हमारे पास ये है फॉर्मल डेफिनेशन है। बाय डेफिनेशन हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स के लिए। पहली बात तो ये है कि वर्टेक्स सेट ऑफ जी से वर्टेक्स सेट ऑफ एच तक हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन, और जी के हर एज के लिए एज में हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एक एज जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हैं हमने ध्यान में रखनी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या आइसोमॉर्फिज्म जहाँ पे भी आएगा उसको अप्लाई करने के लिए। ज़रा एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करने की ट्राई करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हमने कुछ ग्राफ्स देखे थे, वही ग्राफ्स यहाँ पे ड्रा हैं, देख सकते हैं हमारे को ग्राफ H1 और H2 की अगर हम बात करते हैं। H1 की लेबलिंग U1, V1, W1, X1 एंड Y1। H2 की लेबलिंग है हमारे पास U2, V2, W2, X2 एंड Y2। लेबलिंग डिफरेंट है लेकिन लेबल्ड ग्राफ है, जो पहली कंडीशन थी। हम H1 और ग्राफ H2 की बात करें, दोनों ग्राफ जो हैं वो लेबल ग्राफ हैं। हम बाय डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं कि क्या ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन चाहिए, ठीक हो गया। फंक्शन को क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, यानी 1 1 और ऑन टू वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब हम फंक्शन आ गए, इसको हमने डिफाइन कैसे किया। डिफाइन हमने ऐसे किया है कि H1 का हमारे पास एक वर्टेक्स है U1, उसको हमने मैप कराया है H2 के वर्टेक्स के ऊपर U2 के ऊपर, यानी ये वाला वर्टेक्स जो है हमारा मैप हो रहा है इस वर्टेक्स के ऊपर। इसी तरह जो V1 है वो मैप हो रहा है W2 के ऊपर। V1 हमारा जो है वो मैप हो रहा है W2 के ऊपर। W1 जो है वो हमारे पास मैप हो रहा है Y2 के ऊपर। W1 मैप हो रहा है Y2 के ऊपर। इसी तरह X1 V2 के ऊपर मैप हो रहा है। X1 जो है वो हमारा V2 के ऊपर मैप है। Y1 जो है वो हमारा X2 के ऊपर मैप है। Y1 जो है वो हमारा X2 के ऊपर मैप है। तो अगर आप गौर करें, हमारे पास 5 एलिमेंट्स दोनों सेट्स में थे, हमने इनको मैप करवा दिया है। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी बाइजेक्टिवनेस की, वो हमारे पास यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो हमारा फंक्शन फाई जो है वो बाइजेक्टिव है। अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये थी कि UV belong to a set of H1. This implies that phi of U or phi of V is an edge in H2. तो देखते हैं इस चीज को हम सेटिस्फाई करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि H1 में हमारे पास दो वर्टिसेस हैं U1 और Y1। U1 और Y1 आप देख सकते हैं एज बना रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो हमने मैपिंग की है वो एज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। हर एज के लिए हमें इसको वेरीफाई करना है। U1 को हमने मैप करवाया है, अगर मैं फाई अप्लाई करता हूं तो U1 को हमने U2 के ऊपर मैप करवाया है, Y1 को हमने मैप करवाया है X2 के ऊपर। इसका मतलब यह है कि H2 के अंदर Y2 और X2 हमारे पास एक एज मौजूद होना चाहिए। चलें जी देखते हैं, ये हमारा Y2 है और ये हमारे पास X2 है। तो आप देख सकते हैं U2 और X2 में एज मौजूद है, तो हमारे पास इस एज के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरह हम एक और एज ले लेते हैं और उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करने की ट्राई करते हैं। V1 और W1 हमने लिया, इसके ऊपर हमने फाई अप्लाई किया। लेट्स सी देखते हैं, जब हमने V1 के ऊपर फाई अप्लाई किया तो हमारे पास V1 चेंज हो गया W2 में। W1 के ऊपर हमने 5 अप्लाई किया तो वो हमारे पास चेंज हो गया Y2 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H2 के अंदर V1 और W1 के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास एक एज मौजूद होना चाहिए, और वो एज कौन सा बन रहा है W2 और Y2। देखते हैं ये एज मौजूद है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये वाला एज भी W2 और Y2 भी मौजूद है। इसी तरह बाकी एजेस भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी जो सेकंड कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारी पहली फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ग्राफ H1 जो है वो H2 के आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक होने का मतलब है कि इन बज़ाहिर देखने में तो शायद इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन हम इनको सेम स्ट्रक्चर जो है वो कह सकते हैं। यार ये जो स्टार ग्राफ है उसको हम रीड्रा कर सकते हैं इस साइकिल ग्राफ की फॉर्म में। ठीक हो गया। तो H1 एंड H2 जो है वो सेम स्ट्रक्चर रखते हैं। रीड्रा करेंगे तो ये जो स्टार है ये भी हम इस साइकिल की फॉर्म में बना सकते हैं। चूंकि ये आइसोमॉर्फिक है तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होंगी।
नेक्स्ट हमारे पास है H3 ग्राफ है, आपकी एक्सरसाइज है, आप देखिएगा, इसको प्रूव करने की ट्राई करें कि क्या H1 और H3 आइसोमॉर्फिक हैं। अगर H1 और H3 आइसोमॉर्फिक हैं तो क्या H2 और H3 आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो राइज हो रहा है, वो ये है कि क्या आइसोमॉर्फिज्म है जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इस इक्विवेलेंस रिलेशन की बात को हम इंशाल्लाह अगली चंद स्लाइड्स के बाद डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी बाइजेक्टिवनेस शो कराने की, काफ़ी छोटी जो है वो ये एग्जांपल थी। आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ की तादाद कितनी है। याद रखिएगा कि बहुत सारी रिसर्च में नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स का पता होने से आपका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि हमने भी देखा है कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ का स्ट्रक्चर सेम होता है। अगर आपने एक आइसोमॉर्फिक ग्राफ की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया तो इसका मतलब है कि उसके आइसोमॉर्फिक जितने भी ग्राफ्स होंगे उनकी भी वही प्रॉपर्टीज होंगी। वो कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी उनमें से कुछ हम चला आगे अभी डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ कितने एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑर्डर 1 है तो सिर्फ एक जो है वो एग्जिस्ट करेगा, नॉन आइसोमॉर्फिक एक ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और वो ग्राफ हमारे पास ये होगा। अगर हम 2 ग्राफ्स की बात करेंगे, सॉरी 2 ऑर्डर की बात करेंगे तो हमारे पास 2 जो हैं वो ग्राफ एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन से हो सकते हैं हमारे पास ये। अभी हम बात कर रहे हैं अनलेबल्ड ग्राफ की, ठीक है। हमारे पास एक ग्राफ ये एग्जिस्ट करेगा, हमारे पास एक ग्राफ ये एग्जिस्ट करेगा। जब हम ऑर्डर 3 की बात करेंगे तो हमारे पास 4 ग्राफ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे ऑर्डर 3 की, वो कौन कौन से ऑर्डर 3 के वो कौन कौन से ग्राफ हो सकती हैं। हमारे पास एक ग्राफ ये हो सकता है, उसके बाद एक ग्राफ हमारे पास ये हो सकता है, एक ग्राफ हमारे पास ये हो सकता है, और ये लास्ट वन जो 4th ग्राफ है वो हमारे पास ये चीज हो सकती है। आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो हैं वो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं। इसी तरह जब हम ऑर्डर 4 की बात करेंगे तो ऑर्डर 4 पे हमारे पास आई गेस 11 ग्राफ जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वो हमने नीचे ड्रा किए हुए हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो आपस में नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं। आप इन पे डेफिनेशन अप्लाई करने की ट्राई करेंगे तो डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। किसी भी 2 ग्राफ की आप बात करेंगे, इसलिए हम इनको नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहेंगे। चलें जी, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। डेफिनेशन को रिकॉल करें जरा, आइसोमॉर्फिज्म की क्या डेफिनेशन थी। और अगर हम इसको रिकॉल करते हैं तो हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ जो पहली कंडीशन थी वर्टिसेस के सेट के दरमियान बाइजेक्टिवनेस, वो हमें शो कराता है कि अगर ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं तो उन ग्राफ का ऑर्डर जो है वो सेम होगा। दूसरी कंडीशन ये थी कि G के अंदर हर एज के अगेंस्ट हमारे पास H में भी जो है वो एक एज जो है वो मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों ग्राफ में जो वर्टिसेस जो एजेस की तादाद है, जो उसका साइज है वो भी सेम होना चाहिए। पहली बात, अगर ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं तो उनका ऑर्डर और उनका साइज लाजमी तौर पर सेम होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या है, वो ये है कि अगर 2 ग्राफ्स का ऑर्डर और साइज, ऑर्डर या साइज में से कोई भी एक चीज डिफरेंट है, ये इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है कि ऑर्डर या साइज में से कोई एक भी चीज डिफरेंट है दोनों ग्राफ की, तो वो ग्राफ आपस में नॉन आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे। वो ग्राफ आपस में नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे अगर उनका ऑर्डर या उनका साइज जो है वो डिफरेंट है। तो ये एक कह सकते हैं कि चेक करने का तरीका हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी तो है, नेसेसरी का मतलब ये है कि आइसोमॉर्फिक होगा तो ऑर्डर और साइज जो है वो सेम होगा, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट का मतलब ये है कि अगर ऑर्डर और साइज सेम है तो लाजमी नहीं है कि आपके ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक होंगे। इसके कुछ एग्जांपल हम जो है वो देखते हैं। सपोज आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको 2 ग्राफ नजर आ रहे हैं, F' एंड F'। आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों ग्राफ का जो साइज है वो सेम है, दोनों में 6 एजेस हैं, लेकिन इनके जो ऑर्डर है, इनके जो वर्टिसेस की तादाद है वो सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों ग्राफ जो हैं वो आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। ये कंडीशन ये थी कि ऑर्डर तो सेम है, सॉरी साइज तो सेम है लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक
नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास दो ग्राफ हैं, एच है और एच डबल डैश है। सपोज अगर ये हमारा एच है और ये एच डबल डैश है, तो इसमें जो हमारे पास जो है ऑर्डर जो है वो ग्राफ का सेम है, लेकिन जो साइज है वो डिफरेंट है। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं, हमारे पास 6 वर्सेस हैं, लेकिन एजेस जो है वो उनकी तादाद सेम नहीं है। इस वजह से हमें कोई डेफिनेशन या कुछ और अप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम कह देंगे ये ग्राफ भी आइसोमॉर्फिक नहीं है। इस स्लाइड की इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आपका ऑर्डर सेम हो, आपका साइज सेम हो, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। हाँ, अगर सेम नहीं है तो फिर हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। कुछ मजीद जो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम आगे देखते हैं। मजीद एक्सप्लेनेशन है, ऑन द अदर हैंड इफ टू ग्राफ हैव द सेम ऑर्डर एंड सेम साइज, मतलब अगर दो ग्राफ का ऑर्डर और उनका साइज सेम है, देन देयर इज नो गारंटी, then we cannot guarantee that these graphs are isomorphic. ऑर्डर और सेम साइज सेम होने का मकसद हरगिज ये नहीं है, हरगिज गारंटी नहीं है कि ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक होंगे। इसकी एग्जांपल आपको गिवन है नीचे, आपके पास देख सकते हैं दो ग्राफ हैं G1 और एक ग्राफ है G2। इनका ऑर्डर और इनका साइज जो है वो दोनों 6 हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। बेशुमार हमारे पास इसकी वजूहात हो सकती हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो ये वाला ग्राफ जो है वो कनेक्टेड है, ये वाला ग्राफ हमारे पास जो है वो डिस्कनेक्टेड है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर C6 मौजूद है, इसके अंदर C3 मौजूद है, लेकिन कोई भी C6 नहीं है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके अंदर जो है वो C3 नहीं है। इसके अलावा हमारे पास और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों में डिफर कर रही हैं। लाइक G1 के अंदर आप देख सकते हैं फॉर लेंथ का एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन G2 के अंदर फॉर लेंथ का कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और भी प्रॉपर्टीज हैं जो डिफर कर रही हैं। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, दूसरी या तीसरी स्लाइड में हमने पढ़ा था कि सेम स्ट्रक्चर का मतलब है प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर जो है वो दोनों सेम नहीं है, तो आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी जो डिफर कर रही थी। अब हम बाय डेफिनेशन अगर बात करते हैं कि इसको प्रूव करने की कि ये नॉन आइसोमॉर्फिक है, तो हम देखते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। ऑन कॉन्ट्रेरी हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों ग्राफ G1 और G2 जो है वो आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है, आइसोमॉर्फिक हैं। अगर आइसोमॉर्फिक हैं तो हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा आइसोमॉर्फिज्म का, जो कि बाइजेक्टिव होगा और एज वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। चलें जी, फाई जो है वो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है। अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो हमारे पास G1 में 3 वर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, G1 में 3 वर्सेस एग्जिस्ट करेंगे जो G2 के U2, V2 और Z2 के ऊपर जाके मैप होंगे। रिपीट करूंगा, अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो G1 के अंदर 3 वर्सेस ऐसे होंगे जो U2, V2 और Z2 के ऊपर जाके मैप कर रहे होंगे। और हमें पता है कि G2 के अंदर U2, V2 और Z2 जो है वो पेयर वाइज एडजेसेंट हैं। पेयर वाइज एडजेसेंट का मतलब है कि ये तीनों वर्सेस जो हैं वो ट्रायंगल बना रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, U2, V2 और Z2 जो है वो ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर ये ट्रायंगल बना रहे हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्सेस होंगे G1 के अंदर, उनको भी लाजमी तौर पर ट्रायंगल बनानी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि G1 के अंदर तो कोई भी ट्रायंगल मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल मौजूद नहीं है तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने बाय डेफिनेशन प्रूव करना है तो वी मस्ट हैव सम कंट्राडिक्शन लाइक वी हैव हियर, कि G2 के अंदर तो एक ट्रायंगल मौजूद है, लेकिन G1 के अंदर कोई भी ट्रायंगल मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस वजह से G1 और G2 जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। ऑर्डर और साइज दोनों का सेम था, आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। चलें जी, इस एग्जाम्पल के बाद हम अपनी जो डेफिनेशन है जरा उसको रिविजिट करते हैं।
उसको मजीद एक्सप्लोर करने की ट्राई करते हैं। क्या रिविजिट करने का मतलब है, टू ग्राफ जी एंड एच आर आइसोमॉर्फिक, हम उनको आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहेंगे। पहली कंडीशन वही है कि हमारे पास एक 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, वर्टेक्स सेट ऑफ जी से लेके वर्टेक्स सेट एच तक हमारे पास एक 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस होगी, बाइजेक्टिवनेस होगा सच दैट। दूसरी कंडीशन को थोड़ा सा हम एलैबोरेट कर रहे हैं, है एग्जैक्टली वही जो हमारी सेकंड कंडीशन थी, फॉर्मल डेफिनेशन, सच दैट एवरी टू एडजसेंट वर्टिसेस ऑफ जी, यानी कि जी के दो एडजसेंट वर्टिसेस जो हैं वो मैप होंगे एच के दो एडजसेंट वर्टिसेस के ऊपर, यानी कि दो एडजसेंट वर्टिसेस जो हैं वो जी के हैं, उनका जो मैपिंग होगी वो लाजमी तौर पर एच के एडजसेंट वर्टिसेस के ऊपर मैपिंग होगी। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर दो नॉन एडजसेंट वर्टिसेस हैं जी के दो नॉन एडजसेंट वर्टिसेस हैं तो वो मैप होंगे जाके एच के नॉन एडजसेंट वर्टिसेस के ऊपर। तो ये हमारे पास, तो इस सिंपलेस्ट वे में आप कह सकते हैं डेफिनेशन है कि दो वर्टिसेस अगर एडजसेंट हैं तो उनकी जो मैपिंग होगी वो एच के अंदर एडजसेंट वर्टिसेस के साथ ही होगी। आगे देखते हैं, रिकॉल दैट अ फंक्शन विद दीज प्रॉपर्टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म। अगर किसी के पास फंक्शन में ये प्रॉपर्टीज हैं तो हम कहेंगे कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। हाउएवर सिंस द सेम फंक्शन आल्सो मैप एडजसेंट वर्टिसेस टू एडजसेंट वर्टिसेस एंड नॉन एडजसेंट वर्टिसेस टू नॉन एडजसेंट वर्टिसेस, यानी अगर दो वर्टिसेस हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं, सपोज ये ए है, ये बी है, ये हमारा ग्राफ जी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ एच एग्जिस्ट कर रहा है, उसका नाम हमने सी और डी कह दिए, ठीक है। तो ए और बी और फाई हमारे पास जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है, तो फाई और ए और बी चूंकि एडजसेंट हैं तो लाजमी तौर पर ये जो मैप होंगे वो लाजमी तौर पर फाई ऑफ बी एडजसेंट वर्टिसेस के ऊपर ही मैप होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम बी को जो है वो सी के ऊपर मैप कर दें, सॉरी ई के ऊपर मैप कर दें और ई और सी के दरमियान में कोई कनेक्शन ही ना हो, या ई और डी के दरमियान में कोई कनेक्शन ही ना हो, वो एडजसेंट नहीं हो सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर दो वर्टिसेस यहाँ पे जी के अंदर नॉन एडजसेंट हैं तो एच के अंदर भी जब वो मैप होंगे तो नॉन एडजसेंट वर्टिसेस के साथ ही मैप होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे तो वो नॉन एडजसेंट है और यहाँ पे जब उनको हम मैप करें तो वो एडजसेंट बन रहे हो या एज बना रहे हो, ऐसी चीज नहीं है। नॉन एडजसेंट वर्टिसेस जो हैं वो नॉन एडजसेंट वर्टिसेस पे ही मैप होंगे और एडजसेंट वर्टिसेस जो हैं वो एडजसेंट वर्टिसेस पे ही मैप होंगे। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें डेफिनेशन को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो हमें आइडिया है कि ओरिजिनल ग्राफ में जो वर्टिसेस एडजेसेंट होते हैं कॉम्प्लीमेंट में वो नॉन एडजेसेंट हो जाते हैं, और जो वर्टिसेस और ओरिजिनल ग्राफ में नॉन एडजेसेंट होते हैं वो एडजेसेंट हो जाते हैं। तो इसी एक्सप्लेनेशन और कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन को देखते हुए हमारे पास एक नेक्स्ट रिजल्ट है, क्वाइट इजी है, आप इसको बाय डेफिनेशन सिंपल प्रूव कर सकते हैं और हमें जो अभी पीछे एक्सप्लेनेशन दी है उसके थ्रू भी हम इसको बड़ी इजी से प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि टू ग्राफ जी एंड एच आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर आइसोमॉर्फिक। दो ग्राफ जी और एच जो है वो आइसोमॉर्फिक होंगे अगर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ हैं, उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो आइसोमॉर्फिक होंगे। सबसे पहले इसको प्रूफ की अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा कि अगर जी और एच के दरमियान में कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस पे डालेगा और एडजेसेंट वर्टिसेस को एडजेसेंट वर्टिसेस पे डालेगा। तो जी और एच के दरमियान में आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब ये है कि वो नॉन एडजेसेंट को नॉन एडजेसेंट में डालेगा जो कि जी कॉम्प्लीमेंट में जाके एडजेसेंट बन जाएंगे। सपोज कर लेता हूं कि मैं यहाँ पे फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी जो है वो जाके मैप हो रहे हैं सी और डी पे। मैं अभी बात करूंगा जी की, ठीक है। इस वक्त ए और बी जो है वो एडजेसेंट थे जब हम बात करेंगे और ये एडजेसेंट पे अप्लाई हुए हैं मैप हुए हैं। जब हम इनके कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो यही फंक्शन की चीज को रिप्रेजेंट करेगा, फाई ऑफ ए को बिल्कुल ठीक है, फाई ऑफ बी को बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में हमें पता है कि सी और डी जो है वो अब
ए और बी कॉम्प्लीमेंट में एज नहीं बनाएंगे क्योंकि ये पहले एडजेसेंट थे। इसी तरह सी और डी भी जो है वो एज नहीं बनाएंगे क्योंकि ये पहले एज बना रहे थे, यानी कि एडजेसेंट एडजेसेंट पे मैप हो रहे थे। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ये एडजेसेंट थे पहले, अब यहाँ पे ये नॉन एडजेसेंट है। तो यही वाला जो फायदा, पहले हमने सपोज कर लिया कि जी और एच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। आइसोमॉर्फिज्म क्या कर रहा है कि एडजेसेंट वर्सेस को एडजेसेंट के ऊपर डाल रहा है, नॉन एडजेसेंट को नॉन एडजेसेंट के ऊपर डाल रहा है। ये दो कंडीशन हमारे पास थी। यही फाइल जो है जब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इनके कॉम्प्लीमेंट भी आइसोमॉर्फिक हैं, यानी अगर जी और एच आइसोमॉर्फिक हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट भी आइसोमॉर्फिक हैं, तो यही मैपिंग जो है वो यूज होगी कॉम्प्लीमेंट के लिए। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली जो नॉन एडजेसेंट के लिए काम था, जो एडजेसेंट के लिए काम था, वो काम यहाँ पे नॉन एडजेसेंट के लिए हो रहा होगा, और यहाँ पे जी में जो नॉन एडजेसेंट के लिए काम था वो यहाँ पे एडजेसेंट के लिए हो रहा होगा। और हमें अभी पिछली डेफिनेशन में रिकॉल किया है कि अगर कोई बाइजेक्टिव फंक्शन दो कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा हो, यानी कि एडजेसेंट वर्सेस को एडजेसेंट पे मैप कर रहा हो और नॉन एडजेसेंट वर्सेस को नॉन एडजेसेंट वर्सेस पे मैप कर रहा हो, तो हम उस फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। तो ये इस थ्योरम का ये आसान सा प्रूफ है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है। इसकी एप्लीकेशन बेशुमार जगहों पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्ज कर लेते हैं आपको यहाँ पे दो ग्राफ नजर आ रहे हैं G1 और G2। हम देखना चाह रहे हैं कि G1 और G2 जो वो आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं हैं, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें नहीं नजर आई, सारी प्रॉपर्टीज सेम आई। सेम का मतलब है कि नंबर ऑफ वर्सेस, नंबर ऑफ एजेस, ट्राइंगल्स और भी जो प्रॉपर्टीज हम फाइंड कर सकते थे हमने की, वो सारी सेम आई। अब क्या करें, डेफिनेशन अप्लाई करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे या कर सकते हैं। हमने क्या किया कि दोनों जो ग्राफ थे उनका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। G1 का कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास ये ग्राफ आया, G2 का कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास ये ग्राफ आया है। तो आप यहां से इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि एक ग्राफ कनेक्टेड है, दूसरा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड है, इसलिए इनके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो नॉन आइसोमॉर्फिक है। और इस थ्योरम को अप्लाई करके हम कह सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ जो हैं वो भी नॉन आइसोमॉर्फिक है। सॉरी, दिस इंप्लाइज दैट। तो अगर आपके पास दो कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हैं गिवन है और आपको लगता है कि उनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो इजी हो सकता है, उनकी विजुअलाइजेशन इजी हो सकती है, तो आप ये थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हमारे एक छोटी सी डेफिनेशन है। एक ग्राफ जो है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ कहेगा अगर वो ग्राफ ओरिजिनल और उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होंगे, वो सेम होंगे, वो आइसोमॉर्फिक होंगे। यानी कि एक ग्राफ हमारे पास जी था, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट ड्रा किया, अगेन हमारे पास वही ग्राफ आ गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऐसा ग्राफ जो है उसको हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ कहते हैं। और एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ होने के लिए ऑर्डर हमें पता है कि ग्राफ जी और कॉम्प्लीमेंट का सेम होता है, ऑर्डर वर्टेक्स सेट सेम होता है, तो इसका मतलब है कि वर्सेस की तादाद तो दोनों में सेम है। बात करेंगे एजेस की, तो एजेस क्या होना चाहिए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ के लिए? हमारे पास मस्ट बी एज सेट हैव दीज नंबर ऑफ वर्सेस। एजेस की तादाद हमारे पास ग्राफ में इतनी होगी तो वो ग्राफ के सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर वो अगर ये ग्राफ अगर हमारे पास साइज इतना नहीं है ग्राफ जी का, तो वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता। दूसरी बात करें, इसको लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो वर्टिसेस एजेस की तादाद होती है वो एक इंटीजर होती है। तो n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 4 को इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 4 जो है या तो n को डिवाइड करेगा या n माइनस वन को डिवाइड करेगा। ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं, यानी कि आपने क्या करना है कि दो कंडीशन को चेक करना है। आपके पास एक ग्राफ है, सपोज जी है, उसका ऑर्डर हमारे पास जो है सपोज 11 है, n 11 है, और हमने चेक करना है कि यार ये ग्राफ जी जो है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। तो आपने ये दो कंडीशन चेक कर लेनी है। ठीक है, आपने चेक करना है n को 4 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो आप कह सकते हैं चांसेस हैं, और अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है तो भी आप कह सकते हैं चांसेस हैं। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कुछ और आ रहा है रिमाइंडर, तो आप कहेंगे कि ये ग्राफ जो है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। हमारे कुछ एग्जांपल है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ की। सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है
इसको मैंने कह दिया V1, V2, V3 एंड V4। ये हमारे पास G है। जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ड्रा करूंगा तो सेट हमारे पास सेम रहेगा, V1, V2, V3 एंड V4, V1, V2, V3 एंड V4। आप देख सकते हैं जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो V1 और V2 के अंदर एक एज मौजूद है, ठीक है। तो V1 और V2 के से ये एज नहीं बनेगा, लेकिन ये एज V3 और V4 के साथ बन जाएगा। V2 और V3 के दरमियान में एज मौजूद है, लेकिन V2 और V4 के दरमियान में एज मौजूद नहीं है। इसी तरह V3 और V4 के दरमियान में एज मौजूद है, तो वो एज जो है वो रिमूव हो जाएगा और बाकी एजेस जो है वो आ जाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये सेम है या आइसोमॉर्फिक है या नहीं? तो एक और टेक्निक है, वो टेक्निक ये है कि मैं G कॉम्प्लीमेंट को रीड्रा करूंगा, ठीक है। रीड्रा का मतलब ये है कि मैं कहता हूं जी V3 मेरा ये हो जाएगा, पहला वर्टेक्स हो गया। उसके बाद मैंने कह दिया V1, ये V1 है, और उसके बाद मैंने कह दिया V4, और ये मेरे पास आ गया V2। तो आप देख सकती हैं V3 और V1 में एज मौजूद है, इसी तरह V1 और V4 में एज मौजूद है, इसी तरह V4 और V2 में एज मौजूद है। तो हमने इसको आप समझ लें कि रीड्रा किया है या G को हमने रीलेबल किया है। जिस तरह हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम इनको अगर G के वर्ड्स को रीलेबल कर सकें और हम उसी तरह का ग्राफ बना सकें, तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ जो हैं वो सेम ग्राफ है, इक्वल ग्राफ है। इसलिए G इज आइसोमॉर्फिक टू G कॉम्प्लीमेंट, और ये ग्राफ जो है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ है। इसी तरह आप C5 को भी चेक कर सकते हैं और जो ग्राफ है इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिकॉल करते हैं कि अगर एक ग्राफ का ऑर्डर और साइज जो है वो सेम है, लाजमी नहीं है कि वो आइसोमॉर्फिक होंगे। लेकिन अगर ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं तो उनके ऑर्डर भी सेम होंगे, उनके साइजेस भी सेम होंगे, और और उसमें जो वर्सेस की डिग्री है वो भी सेम होंगी। आसान लफ्जों में उनका डिग्री सेम, दोनों ग्राफ का जो डिग्री सीक्वेंस है वो भी सेम होगा अगर ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। याद रखिएगा ये नेसेसरी कंडीशंस हैं, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं, इफ G एंड H आर आइसोमॉर्फिक, अगर दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं, then the degrees of vertices of G are the same as the degrees of vertices of H। तो G और H के वर्टिसेस की जो डिग्री होगी वो सेम होगी, लाजमी तौर पर सेम होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं, G के अंदर एक वर्टेक्स की डिग्री 5 है और H के अंदर कोई 5 डिग्री वाला वर्टेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। डिग्री सीक्वेंस, वर्टिसेस की डिग्री जो है वो सेम होगी अगर ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। इसको प्रूफ करने की ट्राई करते हैं। प्रूफ जो है वो क्वाइट इजी। हमें पता है कि G और H जो है वो आइसोमॉर्फिक हैं। अगर आइसोमॉर्फिक हैं तो हमारे पास एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, और हमें ये भी पता है कि आइसोमॉर्फिज्म जो है वो नॉन एडिशन को नॉन एडिशन वर्सेस पे और एडिशन वर्सेस को एडिशन वर्सेस के ऊपर मैप करता है। तो सपोज कर लेते हैं कि U भी अ वर्टेक्स ऑफ G, और U को हमने मैप करवा दिया है V के ऊपर। U जो है वो G का है वर्टेक्स, और V जो है वो H का वर्टेक्स है। हम कह लेते हैं, और हमने जो प्रूव करना है वो हमने शो ये करवाना है कि G के अंदर U की डिग्री और H के अंदर V की डिग्री जो है वो सेम है, वो इक्वल है। सपोज कर लेते हैं कि U जो है वो हमारे पास x1, x2 और अप टू xk के साथ एडजेसेंट है G के अंदर, और नॉन एडजेसेंट वो इनके साथ है। U जो है वो x आइज के साथ एडजेसेंट है, H बना रहा है, और W आइज के साथ ये H नहीं बना रहा है। और हमें पता है कि फाई जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है, तो लाजमी तौर पर जो मैपिंग होगी फाई ऑफ U इज एडजेसेंट टू फाई ऑफ x1, फाई ऑफ x2 एंड फाई ऑफ xk। यानी कि ये जो वर्टेक्स V है ये लाजमी तौर पर x1 के साथ भी एडजेसेंट होगा, फाई ऑफ x1 के साथ भी एडजेसेंट होगा, V की मैं बात कर रहा हूं, और V जो है वो फाई ऑफ x2 के साथ भी एडजेसेंट होगा, अप टू सो ऑन फाई ऑफ x के साथ भी ये एडजेसेंट होगा। रिपीट कर रहा हूं, रीजन क्या है, क्योंकि
u और x1 जो है ये एडसेंट हैं, तो लाजमी तौर पर इनकी मैपिंग v और फाई ऑफ x1 भी एडसेंट होने चाहिए। u और x2 एज बना रहे हैं, तो लाजमी तौर पर v और फाई ऑफ x2 भी एज बनाने चाहिए। इसी तरह सोन u और xk के दरमियान में एज मौजूद है, तो लाजमी तौर पर आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के मुताबिक v और फाई ऑफ xk में भी एज मौजूद होना चाहिए। और u और w1 एज नहीं बना रहे हैं, तो v और फाई ऑफ w1 भी एज नहीं बनाएंगे। u और w2 एज नहीं बना रहे हैं, तो v और फाई ऑफ w2 के दरमियान में एज मौजूद नहीं होगा। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर v फाई ऑफ x1, फाई ऑफ x2 आपको फाई ऑफ xk के साथ एज बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो v है उसकी डिग्री भी k होगी और जो हमारे पास u है उसकी डिग्री भी हमारे पास k होगी। तो दोनों वर्सेस की जो डिग्री है वो सेम हो जाएगी। तो इस थ्योरम का इम्पोर्टेंट जो बताने का मकसद ये है, जिस तरह हमने पहली प्रॉपर्टीज जो है वो देखी, ऑर्डर, साइज, अगर ग्राफ आइसोमॉर्फिक है, सेम है, तो इसी तरह उनकी वर्सेस की डिग्री जो है वो भी सेम होगी। एक हमारे पास नोट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ फाइज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ G टू वर्टेक्स सेट ऑफ H, देन U इज अ वर्टेक्स सेट ऑफ G, देन डिग्री ऑफ U इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फाई ऑफ U। इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि U हमेशा उसी वर्टेक्स पे मैप होगा जिसकी डिग्री U के इक्वल होगी। ये पॉइंट हमें ये मेंशन कर रहा है, U हमेशा मैप होगा उसी वर्टेक्स के ऊपर जिसकी डिग्री U के बराबर होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि U की डिग्री 3 है, हम इसको मैप कर दें किसी 5 डिग्री वाले के ऊपर, ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म कभी भी नहीं बनेगा। U की डिग्री अगर 3 है तो हमने U को किसी ऐसे वर्टेक्स के ऊपर ही मैप करना है जिसकी डिग्री 3 होगी। वेरी गुड। चलिए जी, हमारे पास एक और कंडीशन आई है डिग्री सीक्वेंस की, और मैंने बोला था कि डिग्री सीक्वेंस की कंडीशन जो है वो नेसेसरी है। नेसेसरी का मतलब ये है कि आइसोमॉर्फिक होंगे ग्राफ तो उनका डिग्री सीक्वेंस भी सेम होगा, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट का मतलब ये है कि अगर डिग्री सीक्वेंस सेम है तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ग्राफ भी जो है वो आइसोमॉर्फिक होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि G1 और G2 दोनों में हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 2 2 2 2 है, यानी कि वर्टिसेस की डिग्री तो सेम है, लेकिन उसके बावजूद हमने अभी देखा है कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो अगर डिग्री सीक्वेंस सेम होगा तो हमें कैसे अंदाजा लगाना होगा कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो ये हमारे पास एक चैलेंज है, ये हमारे पास एक डिफिकल्ट टास्क होता है इस चीज़ को देखने के लिए। हम एक एग्जांपल से इसको ज़रा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। डिटरमाइन वेदर द ग्राफ F1 एंड F2 ऑफ फिगर आर आइसोमॉर्फिक। ये दो ग्राफ हमने बताने हैं कि आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। अपने तौर पर सबसे पहले जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन थी ज़रा हम उनको चेक कर लेते हैं। मतलब कि अगर तो वो सेटिस्फाई नहीं है तो हम बिना किसी कैलकुलेशन के कह देंगे कि चूंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसलिए ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं, क्या ऑर्डर सेम है। तो आप देख सकते हैं दोनों ग्राफ का ऑर्डर जो है वो 6 है, यस सेम है। साइज की बात करते हैं, साइज की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। साइज की बात करेंगे तो मुझे साइज भी सेम मिला है। अगर हम डिग्रीज की बात करेंगे, वर्टिसेस की डिग्रीज की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 3 3 and it's 4 and 1 1, it's 1 1 3, yes 4 3 and 2। डिग्रीज की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 डिग्री वाले यहाँ पे 2 हैं, 1 डिग्री वाले यहाँ पे भी 2 हैं। 1 डिग्री है, एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री 4 है, तो यहाँ पे भी एक वर्टेक्स ऐसे है जिसकी डिग्री हमारे पास 4 है। 2 वर्सेस की डिग्री 3 है, 2 वर्सेस की डिग्री 3, एक वर्टेक्स डिग्री 2 वाला है और एक वर्टेक्स डिग्री 2 वाला है। इसका मतलब है यार डिग्री सीक्वेंस जो है वो भी हमारा यहाँ पे सेम हो गया है। यानी कि हम बात कर लेते हैं 4 3 3 2 1 एंड 1, ये भी सेम हो गया है। हमने 3 कंडीशन चेक की, तीनों सेम हैं, तीनों इक्वल आ रही हैं। इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है, हमें इनको चेक करना है बाय डेफिनेशन। चलें जी, अप्लाई करते हैं, चेक कर लेते हैं। ऑन कंट्रेरी सपोज करते हैं कि ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। ऑन कंट्रेरी आइसोमॉर्फिक है तो हमारे पास एक आइसोमॉर्फिज्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है।
वर्टेक्स सेट ऑफ F1 टू वर्टेक्स ऑफ F2 हमारे पास एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। द वर्टेक्स X1 इज द ओनली वर्टेक्स ऑफ F1 हैविंग डिग्री 4। वो ये कह रहा है कि F1 के अंदर सिर्फ X1 ऐसा है जिसकी डिग्री 4 है। इसका मतलब ये है कि जब इसने फाई के अंडर मैप होना है तो उसने किसी ऐसे वर्टेक्स पे ऊपर मैप होना है जिसकी डिग्री लाजमी तौर पर 4 होनी चाहिए। और हम देख सकते हैं कि F2 के अंदर सिर्फ X2 ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 4 है। इसका मतलब है कि लाजमी तौर पर X1 जो है वो लाजमी तौर पर X2 के ऊपर जाके मैप होगा। वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हमने X1 को X2 के ऊपर मैप कर दिया है। आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। सिंस बोथ V1 एंड Z1 आर एडिशन टू X1 इन F1। वो ये कह रहा है कि F1 के अंदर आप देखेंगे तो V1 और Z1 जो हैं वो X1 के साथ एडजेसेंट हैं, X1 के साथ एज बना रहे हैं। तो लाजमी तौर पर फाई ऑफ V1 और फाई ऑफ Z2 को X2 के साथ एज बनाना चाहिए। बोथ फाई ऑफ V1 और फाई ऑफ Z1 को लाजमी तौर पर एडजेसेंट होना चाहिए X2 के साथ F2 के अंदर। ठीक है, क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे पास V1 और Z1 की जो डिग्री है F1 के अंदर 1 है, और लाजमी तौर पर होना चाहिए। और आगे हम थोड़ा सा मूव करेंगे तो चूंकि V1 की डिग्री और Z1 की डिग्री जो है वो 1 है, इसी तरह फाई ऑफ X1 के जो साथ जो एडिशन वर्टिसेस हैं, यानी X2 के साथ जो एडिशन वर्टिसेस हैं, आप देख सकते हैं उनकी डिग्री भी जो है वो लाजमी तौर पर 1 होनी चाहिए। यानी कि X2 के साथ जितने भी एडिशन वर्टिसेस हैं उनमें से 2 वर्टिसेस जो है ऐसे होने चाहिए जिनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं X2 के अंदर सिर्फ एक वर्टेक्स ऐसा है, सॉरी F2 के अंदर एक वर्टेक्स ऐसा है जो X2 के साथ एडिशन है और उसकी डिग्री जो है वो 1 है। आसान लफ्जों में आप देख सकते हैं X1 के साथ 2 वर्टिसेस ऐसे अटैच हैं जिनकी डिग्री 1 है, लेकिन F2 में सिर्फ एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री 1 है और वो 4 डिग्री वाले वर्टेक्स के साथ जो है वो कनेक्शन नहीं बना रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो वायलेट करेगी और हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो आइसोमॉर्फिज्म है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वी कैन से दैट द वर्टेक्स of degree 4 in F1 is adjacent to 2 n vertices, pendant vertices, while the vertex of degree 4 is not। हमें एक प्रॉपर्टी ऐसी मिल गई जो कि डिफरेंट है दोनों में, तो हमें ये बताने के लिए कि ये नॉन आइसोमॉर्फिक हैं एक प्रॉपर्टी काफी है। ठीक है, हमें कुछ प्रॉपर्टी पहले चेक की थी, ऑर्डर, साइज और डिग्री सीक्वेंस बहुत सेम था। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सारी वर्किंग करनी पड़ी। तो हमें एक प्रॉपर्टी ऐसी मिल गई जो कि सेम नहीं है, तो इस बेस पे हम कह देंगे कि दोनों ग्राफ जो हैं वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो जब भी आपको 2 ग्राफ गिवन होंगे, आपने कोई प्रॉपर्टी ऐसी ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आपने नॉन आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है तो कोई प्रॉपर्टी ऐसी ढूंढनी है जो दोनों में डिफर कर रही हो। ठीक है, और अगर आप प्रॉपर्टीज देखते जा रहे हैं, सारी सेम आती जा रही हैं, आपने 5, 7, 10 प्रॉपर्टीज चेक की, वो सेम आ रही हैं, उसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके ग्राफ जो हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं। आइसोमॉर्फिक ग्राफ प्रूव करने के लिए आपको उसको बाय डेफिनेशन ही शो करवाना होगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 लाइन प्रूफ है कि आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल ग्राफ्स। इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब है? यानी कि अगर हमारे पास ग्राफ G है तो वो अपने साथ आइसोमॉर्फिक होगा। नंबर 2 पे अगर हमारे पास 2 ग्राफ G और H आइसोमॉर्फिक हैं, इसका मतलब क्या है कि H इज आइसोमॉर्फिक टू G होगा। नंबर 3 हमारे पास मतलब है कि G इज आइसोमॉर्फिक टू H and H is isomorphic to K. This implies that G is isomorphic to K. हमें ये 3 प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेक करनी है, फुलफिल करना है। G और G आइसोमॉर्फिक लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है, तो
एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, हम शो करवा देंगे कि जी जो है वो जी के साथ आइसोमॉर्फिक है। हमें पता है अगर जी से एच पे आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है यानी बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन हमें पता है कि उसका जो रिवर्स फंक्शन होता है या इनवर्स फंक्शन होता है वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो ये प्रॉपर्टी शो कराने के लिए हम इसको यूज करेंगे, द इनवर्स ऑफ एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी की, यानी जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच है और एच इज आइसोमॉर्फिक टू के है, और हमने शो कराना है कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू के, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन फाई एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एक फंक्शन साई एग्जिस्ट करेगा। हम इन दोनों को कंपोज करेंगे, ठीक है, कंपोज। हमें पता है कि कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन फंक्शन इज अगेन अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि जो आइसोमॉर्फिज्म है वो हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इट्स क्वाइट इजी, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और ये इसका प्रूफ आपको बुक में भी इजीली अवेलेबल होगा। चलें जी, कुछ हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइजेज की। ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप जरूर ट्राई कीजिएगा आइसोमॉर्फिज्म की जो टॉपिक है उसके ऊपर ग्रिप लेने के लिए। फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 ग्राफ ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम साइड एंड सेम डिग्री सीक्वेंस सच दैट नो 2 ऑफ दीज ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। वही कहता है कि हमारे 3 ग्राफ हमने बनाने हैं जिनका ऑर्डर सेम हो, साइज सेम हो, डिग्री सीक्वेंस सेम हो, लेकिन वो आइसोमॉर्फिक नहीं होने चाहिए। For each of the pair G1, G2 of graphs in figure 3.1a and 3.1b of, I guess I forgot to draw the graph. Anyway, I can discuss these graphs in class. यहाँ पे भी हमें फिगर की जरूरत पड़ेगी। Anyway, आप जो है हमारे पास 4 जो ग्राफ क्वेश्चन है, आई गेस इसमें हमें ग्राफ की जरूरत नहीं है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगेन हमें यहाँ पे ग्राफ की जरूरत है, इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। डज हियर देयर एग्जिस्ट अ डिस्कनेक्टेड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, 6 को हम ट्राई कर सकते हैं। एनीवे हमने जिस तरह मेंशन किया कि हम गैरी चार्टन की बुक को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उसमें से इन ग्राफ को देख सकते हैं तो इजीली आप वहाँ उस बुक में जाएं, इन ग्राफ को देखें और उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम उनको ट्राई कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। एनीवे जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको आइसोमॉर्फिक ग्राफ के बारे में कुछ आइडिया हो गया होगा। आप इनको एक्सरसाइज को सबसे पहले लेक्चर को दोबारा देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज को ट्राई कीजिएगा और जो क्यूरीज हैं वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे या फिर हम कमेंट करके भी जो है वो हमसे डिस्कशन कर सकते हैं।